हवा में तैर रहा है, आंखें दोनों लाल। लंबे बालों से ढंका चेहरा कभी राजीव के और कभी नीतीश के चेहरे के पास आता है। दोनों का दिल जोर से धड़कने लगता है, जैसे कोई छाती पर बैठा हो। उनकी आंखें एक साथ खुल जाती हैं। कॉलेज की छुट्टी में राजीव और नीतीश ने तय किया कि इस बार वे राजीव के दादा के घर जाएंगे। निझुमपुर में गांव का माहौल, नई जगह घूमना, सब मिलाकर थोड़ी हवा बदलने की जरूरत थी। राजीव पहले ही घर पर सूचित कर देता है कि वह अपने दोस्त के साथ निझुमपुर जा रहा है। वह दादाजी को भी खबर देता है। कोलकाता से बस लेकर वे निझुमपुर की ओर रवाना होते हैं। बस में जाते जाते नीतीश कहता है, तूने एक बार कहा था ना कि तेरे दादाजी के गांव मतलब निझुमपुर में क्या स्कंद काटा है? राजीव कुछ डर भरी आवाज में जवाब देता है, अरे सुना है, वहां एक जंगल है। सिर्फ रात नहीं, दिन में भी कोई उस रास्ते पर नहीं जाता। नीतीश कुछ रोमांच के मूड में वहां जाने की उत्सुकता दिखाता है, लेकिन राजीव खड़े स्वर में कहता है, तुझे दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं जितनी बार गया हूं, सुना है उस रास्ते पर जाने से फिर लौटना नहीं होता। नीतीश ने शायद उम्मीद की थी कि राजीव उसके साथ जंगल में जाएगा, लेकिन राजीव की गंभीर न सुनकर वह थोड़ा निराश होकर चुप हो गया। बस की एक जगह खराब हो जाने से शाम को पहुंचने की बात थी, लेकिन वे निझुमपुर रात करीब 8:30 बजे पहुंचते हैं। बस से उतारकर अंधेरे में गुम हो जाती है। चारों ओर भयावह माहौल। हालांकि अभी रात 8:30 ही बजे हैं, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे आधी रात हो। दूर दूर तक कुछ लैंप पोस्ट जल रहे हैं, फिर भी मंद मंद रोशनी और बीच बीच में काफी खालीपन। चारों ओर सिर्फ झिंगुर की आवाज और सन्नाटा। अगर बस बीच रास्ते में खराब ना हुई होती तो मैं बहुत पहले पहुंच जाता, और यहाँ थोड़ी रात होते ही रिक्शा नहीं चलता। सड़क भी गीली है, देखकर ही समझ रहे हो कि बारिश हुई है। नीतीश जानता था कि गांव का शॉर्टकट रास्ता जंगल के भीतर से जाता है, उसी दिशा में जाने को कहता है। राजीव हाथ उठाकर जंगल की तरफ इशारा करता है। एक संकरा रास्ता है, बड़े बड़े पेड़ और घास से ढका। समझ में आता है कि लोग ज्यादा नहीं जाते उस रास्ते पर। जंगल के मुहाने पर एक बोर्ड पर लिखा है, रात को उस रास्ते पर मत जाएं, भयानक भयानक वह वहां है। राजीव बार बार मना करने के बावजूद नीतीश जंगल की ओर चलने लगता है। राजीव क्या करेगा, मन ही मन सोचता है जो भी हो होगा, और कहता है, रुको रुको, मैं आ रहा हूं, अकेले मत जाओ। दोनों जंगल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। अंदर ठंड बहुत ज्यादा है, चारों ओर हल्का कोहरा सा है। शायद बारिश की वजह से ऐसा हो रहा है। सोचने पर दिल में एक अजीब सा एहसास होता है। नीतीश ने सोचा था कि यह सामान्य जंगल होगा, लेकिन अंदर जाते ही वह समझ जाता है यह अलग है। एक रहस्यमय बेचैनी ने जैसे सब कुछ घेर रखा है। दोनों अब जरा जल्दी चलने लगते हैं। अचानक वे देखते हैं कुछ दूर अंधेरे में कोई खड़ा है। बहुत लंबा कद, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, चादर से ढका। आप कौन हैं? निझुमपुर गांव में रहते हैं? देखकर पूछा उन्होंने, लेकिन कोई उत्तर नहीं आया, बल्कि वही चेहरा धीरे धीरे उनकी तरफ आने लगता है। जितना करीब आता है उसका चेहरा जैसे और बड़ा होता जा रहा है। बिल्कुल पास आकर खड़ी हो जाती है वह, तब भी चेहरा नहीं दिखता। इतनी रात को जंगल के अंदर क्या कर रहे हैं? इस प्रश्न के उत्तर में चादर के नीचे से एक लंबा हाथ बाहर आकर चादर को हटा देता है। राजीव और नीतीश के होश उड़ गए। शरीर है
लेकिन सिर नहीं है, जैसे कि सिर काट लिया गया है। कांटा गला सूखकर काला हो गया है और तभी एक भयानक हंसी की आवाज हवा को हिला देती है। हाँ, राजीव कांप उठता है। ये स्कंद कटा, भागो नीतीश। दोनों दौड़ पड़े, पीछे से जैसे किसी की तेज सांस उनकी गर्दन पर गिर रही है। दौड़ते दौड़ते अचानक नीतीश ठोकर खाकर गिर जाता है। हालांकि राजीव थोड़ा आगे था, वह वापस आ जाता है। नीतीश कहता है सड़क के बीच में कुछ था, टकराकर गिर गया। राजीव आगे आकर देखता है कुछ चूल से ढका हुआ है। नीतीश कहता है एक बार हाथ में लेते हैं, देखते हैं क्या है यह। राजीव चीख कर कहता है देख के तो समझ ही रहे हो, जंगल में घुसने के बाद से कैसे सब कुछ हो रहा है और क्या जरूरत है इन सब की। चलो चलो घर लौटते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। नीतीश उसे उठा लेता है और पीछे गिर जाता है। वह एक कटी हुई सिर है, उसकी आंखें लाल हैं और राजीव और नीतीश की ओर ही देख रही हैं। राजीव चिल्लाता है ये स्कंद काटा, कटे हुए सिर। उसी पल अंधेरे से फिर वही सिर विहीन शरीर निकल आता है। इस बार वह कटा हुआ सिर हाथ में लेकर अपनी गर्दन से जोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता। एक जोरदार हंसी हंसकर बोला, मेरा सिर क्या तुम जोड़ पाओगे? डर से दोनों की जीभ भी सुन्न हो गई है, चिल्ला भी नहीं पा रहे हैं। चेहरा धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रहा है। नीतीश राजीव को धक्का देता है। राजीव जैसे होश में आ जाता है और एक पल भी बिना सोचे पीछे मुड़े बिना दौड़ लगाता है। पीछे से भयानक आवाज आती है, तुम लोग अब मुझसे भाग नहीं सकते। दादू दरवाजा खोलते ही चिंतित होकर कहते हैं, अरे दादू भाई, तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई? तभी से तुम्हारे लिए चिंतित हूँ। दोनों बिना कुछ कहे अंदर आकर सबसे पहले ढेर सारा पानी पी लेते हैं, फिर बैठ जाते हैं और धीरे धीरे दादू को सब कुछ बता देते हैं। राजीव का चेहरा गंभीर है, नीतीश की आंखों में अभी भी डर है। दादू चिंतित नजरों से देख रहे हैं। नीतीश नहीं तो नया है यहाँ, लेकिन राजीव, तू तो जानता है निजुमपुर का जंगल कितना भयानक है। जिसे तुमने देखा वही है स्कंद काटा। राजीव चुप हो जाता है, वह और कुछ नहीं कहता। नीतीश के जोर देने के कारण ही वे जंगल में गए थे। स्कंद काटा को एक बार कोई देख ले तो वह बचता नहीं। वह अपना कटा हुआ सिर जोड़ने के लिए बलि लेता है, लेकिन जिसकी देह से सिर पहले ही अलग हो चुका है, क्या यह संभव है? अच्छा दादू, स्कंदू काटा कौन है? क्यों ऐसा हुआ उसके साथ? बहुत साल पहले निजुमपुर में दूर दूर से व्यापारी आते थे। उनमें से एक था मारुश नाम का एक भयंकर दिखने वाला व्यापारी। एक दिन निजुमपुर के जमींदार शैल कुमार अपनी बेटी मणिका के साथ निकले हैं। उस समय मारुश की पहली नजर मणिका पर पड़ी। मारुश
मणिका को देख रहा है। इस जमींदार, मैं तुम्हारी लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तुम अनुमति दो। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी उम्र और उसकी उम्र में कितना फर्क है जानते हो? क्या हुआ? मुझे वह पसंद है, बस। जमींदार स्पष्ट न बोले, लेकिन आदमी रुकता नहीं है। एक रात वह योजना बनाकर राजमहल में घुसने की कोशिश करता है और आसानी से पकड़ा जाता है। तुझ में इतनी बड़ी हिम्मत, राजबाड़ी में घुस आया। आदमी बिना पछतावे की नजरों से सिर्फ मोनिका की तरफ देखता रहता है और तभी आदेश आता है, इसे जंगल में ले जाओ, शरीर से सिर को अलग कर दो। इसके बदसूरत प्रेम प्रयास का अंत करना ही होगा। मानुष के शरीर और सिर को अलग अलग जगहों पर दफना दिया जाता है निझुमपुर के जंगल में। उसी दिन से वह स्कंदकटा बिन सिर का एक आतंक बन जाता है। जो उसे एक बार देख लेते हैं वे कभी वापस नहीं आते। तुम दोनों अब से बहुत सा सावधान रहना। मैं तुम दोनों के साथ मैं इस कमरे में ही रहूंगा और रात में कहीं भी मत जाना। दादाजी, राजीव और नीतीश एक ही कमरे में सो गए हैं। बाहर आकर खड़ी होती है एक काली छाया। शरीर है, सिर नहीं। खिड़की पर अचानक हवा से पर्दा हट जाता है। दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है। एक बिना सिर का साया कमरे में प्रवेश करता है। साथ में एक कटा हुआ सिर आता है। हवा में तैर रहा है, आंखें दोनों लाल। लंबे बालों से ढंका चेहरा कभी राजीव के और कभी नीतीश के चेहरे के पास आता है। दोनों का दिल जोर से धड़कने लगता है, जैसे कोई छाती पर बैठा हो। उनकी आंखें एक साथ खुल जाती हैं। देखते हैं कि वह कटा हुआ सिर उनके सिर के ऊपर तैर रहा है। कुछ कहने से पहले वह सिर उनके गले मुंह को पकड़कर पीछे खींच लेता है। एक भी आवाज नहीं निकलती। दोनों को हवा में उठाकर दरवाजे की ओर घसीट ले जाता है। निर्जनपुर के जंगल के अंदर स्कंदकटा उन्हें गिराकर आगे आकर खड़ा हो जाता है। तुम लोग मेरा सिर वापस जोड़ सकते हो? हम कैसे जोड़े? छोड़ दो हमें, दया करो हमें, छोड़ दो। तुम लोग अब भाग नहीं सकते। इसके बाद वह धीरे धीरे आगे आता है। पहले नीतीश, फिर राजीव के शरीर से सिर मरोड़कर अलग कर देता है। दोनों चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ते हैं। रक्त से मिट्टी भीग जाती है। स्कंदकाटा दोनों हाथों में राजीव और नीतीश के कट्टे सिर लेकर अंधेरे में मिल जाता है। काफी खोजबीन के बाद जंगल की गहराई में दो बिना सिर वाले शरीर मिलते हैं, लेकिन जितना भी खोजा जाए राजीव और नीतीश के कटे हुए सिर नहीं मिल पाते। आज भी निजुमपुर के जंगल में कभी कभी स्कंदकांटा दिखाई देता है, लेकिन अब वह अकेला नहीं है। इंसानों के साथ दो और स्कंदकांटा खड़े हैं। उनके सिरविहीन शरीर, लंबे छायामय आकृति और हर चेहरे पर एक ही सवाल, मेरा सिर। क्या तुम जोड़ सकते हो?